हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ अर्जुन सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा सुंदर सा एजुकेटिव इंफॉर्मेटिव चैनल फिजिक्स बाय अर्जुन सर। तो बच्चों, पिछली जो वीडियो थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की क्लास 10th की, वो एक्चुअली बहुत लंबी हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार बच्चों को इतनी लंबी वीडियो बोरिंग वीडियो हो जाएगी, तो मैंने उसको जो है लंबी वीडियो न कर करके मैंने डिसाइड किया कि मैं एक और वीडियो उस चैप्टर की लाऊंगा। तो मैं आज उसी टॉपिक के ऊपर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का जो चैप्टर है उसी की ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होगी, तो बस लास्ट होगी। ठीक है, तो चलो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में। तो चलिए बात करते हैं पहले कि आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की, और छोटी मोटी कुछ जो है ऐसे कॉन्सेप्ट है जो बीच में आएंगे, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के जो 3 मेन टॉपिक होने वाले हैं वो है, सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम ये समझेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, और फिर बच्चों हम बात करेंगे कि इसका कॉज क्या है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम डेली लाइफ में अपनी सराउंडिंग में देखें तो बहुत सारे हमारे को ऐसे कुछ ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे जहां पर हमें ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। चाहे वो आपके रूम में बिल्कुल जलता हुआ प्यारा सा एलईडी हो या कोई दूसरा बल्ब हो, वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट भाई लागू हो रहा है। इसी तरह चाहिए आप जब अपने कपड़ों को आयरन करते हैं, घिसा पिटी करते हैं कपड़ों के ऊपर उस आयरन की, तो वहां पर भी जो है बच्चों यही इफेक्ट काम आता है। चाहे वो हम इलेक्ट्रिक अवन की बात करें या हम इलेक्ट्रिक टोस्टर की बात करें, जब आपको प्यारे से टेस्टी टेस्टी चीज़ें जब आपको खानी होती है तो आप उसके अंदर वो जो है, चाहे ब्रेड है या कोई और जो है ईडेबल थिंग्स है, उसको गर्म करने के लिए जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों वहाँ पर भी जो है किसका यूज होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके सराउंडिंग्स में होते रहते हैं। लेकिन बात करते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। देखिए, जब किसी भी कंडक्टर से किसी भी कंडक्टर से करंट पास होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उस कंडीशन में वो कंडक्टर क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अपने रूम का जो है बल्ब को ऑन करोगे, ठीक है, और फिर उस बल्ब को टच करने की कोशिश करोगे, करना नहीं है ऐसे, बिल्कुल अगर ऐसे करोगे तो हो सकता है कि कुछ इंजरी हो जाए। तो आप जो है बल्ब को ऑन करो और फिर उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद आप हल्के से हैंड से जो है बल्ब को टच करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो द बल्ब गेट्स हीटेड। वो बल्ब जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो यही जो है क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स व्हेनेवर, मीन्स क्या होता है, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक current passes through a conductor it becomes
it becomes hot. This effect of electric current is called heating effect of electric करंट। और इसके एग्जाम्पल आपको बता दिया कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चाहिए। इलेक्ट्रिक आयरन की हम बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब की हम बात करें, इलेक्ट्रिक टोस्टर की हम बात करें, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ये सारे जो हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो ये जो हीटिंग इफेक्ट है, ये तो बात समझ में आ गई होगी आपकी कि ये हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। क्या ये हर जगह डिजायरेबल होता है बच्चों? यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक आयरन की हम बात करें, ठीक है, वो डिजायरेबल है, मतलब वो हमारे लिए फायदेमंद है कि इलेक्ट्रिक आयरन गर्म होगी तभी जाके हम अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कपड़ों को क्या कर सकते हैं, सुंदर सी जो है उसके ऊपर हम आयरन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है हम बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक हीटर की हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है अगर मान लो कि हम विंटर में उसका यूज कर रहे हैं और वो जो है क्या हो जाता है, गर्म करता है रूम को, तो वो फिर हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। तो कई केसेस में आप देखेंगे जो हीटिंग इफेक्ट है बच्चों, वो हमारे लिए क्या है, डिजायरेबल है, मीन्स दैट आर बेनिफिशियल टू अस। बट इन सम केसेस इट इज डिसएडवांटेजियस फॉर अस एज वेल। ये कुछ केसेस में हमारे लिए डिसएडवांटेजियस भी हो जाता है। कैसे भाई? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की हम बात करें, और इलेक्ट्रिक मोटर में अगर एक्सेसिव हीटिंग हो जाए तो उससे क्या होगा, एक तो उसके पार्ट्स को डैमेज होगा, नंबर 1। दूसरा, उस इलेक्ट्रिक मोटर की जो एफिकेसी है, यानी उसकी जो एफिशिएंसी है, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या है बच्चों, ये डिसएडवांटेजियस हो रहा है, ठीक है ना। तो इट मींस ये ऑलवेज जो है, ये जो हीटिंग इफेक्ट है, ये ऑलवेज दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट अस। समटाइम इट आल्सो इज डिसएडवांटेजियस, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए कि इसका कॉज क्या है। इतनी तो बात कर दी हमने कि ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, बट नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द कॉज ऑफ इट। ओके, तो बच्चे देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि हीटिंग का कॉज क्या है। बड़े सिंपल तरीके से आप उसको समझाते हैं, बहुत सिंपल, कि आपको जो है एक बार समझने के बाद ये माइंड में इस तरह स्ट्रक कर जाएगा कि फिर आप इसको नहीं भूलोगे। तो देखिए जो कॉज ऑफ हीटिंग है बच्चों, ओके, तो बच्चे हम बात कर रहे हैं कॉज ऑफ हीटिंग की, ठीक है। तो कॉज ऑफ हीटिंग के लिए अगर हम ये देखें, इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो इन्हीं 1 2 3 4 5 स्टेप्स में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस कि हर एक कंडक्टर के पास क्या होते हैं बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम चार्ज कैरियर बोलते हैं। यानी कि जो चार्जेस को कैरी करने वाले होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एक कंडक्टर के पास, ठीक है। अब जब ये फ्री, हम किसी भी कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम क्या कर दें, एक पोटेंशियल डिफरेंस V को अप्लाई कर दिया हमने, यानी हमने उसके दोनों एंड पे क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दिया, एक सेल लगा दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो ये चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे। कौन मूव करवाएगा? ये सेल मूव करवाएगा, ठीक है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से जाते हैं बेटे, नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल एरिया से हाई पोटेंशियल एरिया, मींस हाई पोटेंशियल जो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसकी तरफ मूव करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। ये तो बहुत अच्छी तरह आपको समझाया हुआ मैंने, ठीक है ना। तो चलिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अक्रॉस यानी कंडक्टर के थ्रू मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्या ये स्मूथली मूव करेंगे बच्चों? बिल्कुल नहीं करेंगे।
ये स्मूथली बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर क्या करता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मींस एक ऐसी जो है ऑब्स्टेकल बीच में खड़ी करता रहता है ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव ना कर सके। अब क्या है वो रेजिस्टेंस, क्या है वो ऑब्स्टेकल? वो ऑब्स्टेकल है एक्चुअली जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इससे मूव करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, कौन ऑफर करेगा रेजिस्टेंस? ये कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो फिर क्यों, कहां से ये रेजिस्टेंस बन रहा है? ये रेजिस्टेंस बन रहा है बेटे कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये स्ट्राइक होते हैं किसके साथ? इस कंडक्टर के बाकी इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, उन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे या इसके पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके साथ स्ट्राइक करेंगे। तो दिस को हम बोलते हैं कोलिजन, यानी कोलिजन होगा। किसका कोलिजन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा। किसके साथ होगा? इस कंडक्टर के पॉजिटिव चार्जेस और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो जब कोलिजन होगा तो फिर क्या होगा? जब इसकी पॉजिटिव चार्ज पे मान लो कि एक यहां से आता हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होगा तो दैट एटम या दैट पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट टू वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है ना, और जब वो वाइब्रेट करेगा तो ये वाइब्रेट इतना जो है क्या कहते हैं कि इतना ज्यादा लार्जली हो जाता है कि वो आसपास के बाकी एटम से स्ट्राइक होता रहता है। तो कॉन्टिन्यूसली सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जैसे हम हाथ को बिल्कुल ऐसे वाइब्रेट क्लैप करते रह रहे हैं और अल्टीमेटली टच करें अपने चीक को, तो क्या होगा आपको? यू विल फील दैट योर हैंड्स विल बिकम हॉट। ये इसी तरह यहां पर ये कंसेप्ट होता है कि बार बार कोलिजन होने से वाइब्रेशन होता है इस कंडक्टर के बाकी चार्जेस में या बाकी इलेक्ट्रॉन्स में, और उस वाइब्रेशन से दैट वाइब्रेशन कॉजेस हीटिंग। तो फिर इसको बोलते हैं हम कि ये मेन कॉज है हीटिंग का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ये कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उस रेजिस्टेंस के कारण कोलिजन होगी तो फिर जिनके साथ कोलिजन होगी वो वाइब्रेट करेंगे और ये वाइब्रेशन जो होता है अल्टीमेटली कॉजेस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हीटिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्यों है और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्री इलेक्ट्रॉन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेजिस्टेंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसा होने से कोलिजन होएगा तो वाइब्रेशन होगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? कंडक्टर के अंदर हीटिंग हो जाएगी। तो दिस इज हाउ हीटिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चे कि ये हीटिंग इफेक्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, हीटिंग तो होता है लेकिन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखो हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑन विच हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स। अच्छा ठीक है, पहले इसको हम ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर 1 हम लिख लेते हैं यहां पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इफ देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द हीटिंग। जितनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन की जो है नंबर होगा, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? कोलिजन होगा, उतना ज्यादा कोलिजन होगा तो उतनी ज्यादा हीटिंग होगी। मींस फ्री इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन सा? हीटिंग। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या बोल सकते हैं हम? करंट। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको? करंट। कि कंडक्टर से जितनी ज्यादा हाई जो है मैग्नीट्यूड में करंट फ्लो करेगी उतना ज्यादा कंडक्टर में हीटिंग होगा, जितनी कम करंट फ्लो करेगी उतना कम उसमें हीटिंग होगा। इट मींस जो हीटिंग है कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, नंबर 2 रेजिस्टेंस। भाई जितना ज्यादा क्या होगा? जितना ज्यादा अपोज होगा, जितना ज्यादा जो है कंडक्टर रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगी? हीटिंग होगी। मतलब मोर इज द रेजिस्टेंस, मोर इज द कोलिजन।
एंड एज अ रिजल्ट मोर इज द हीटिंग। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस यानी कि हम बोलें आर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा, और कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा तो जो है एच मीन्स हीटिंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो सेकंड थिंग जो हीटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रेजिस्टेंस के। एंड थर्ड थिंग क्या है बच्चों, थर्ड थिंग इज दैट कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या जो ये करंट है वो कंडक्टर से कितने टाइम तक फ्लो हो रही है। ज्यादा टाइम तक फ्लो होगी तो ज्यादा देर तक कोलिजन होएगा, ज्यादा देर तक कोलिजन होएगा तो ज्यादा हीटिंग होगी। इट मींस टाइम, अगर टाइम टू विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर टी इंक्रीजेस, अगर टी इंक्रीज होगा तो कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मेन 3 फैक्टर्स ये जो हैं जिस पे हीटिंग इफेक्ट डिपेंड कर रहा है। तो ओवरऑल एक्सपेरिमेंटली आई होप आपने ये नोट कर दिया होगा। ओके, तो बच्चे देखिए ये क्या है, दो जो फैक्टर्स हमने जो यानी एक्सपेरिमेंटली जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। सेकंड, पहला मोर इज द करंट मोर इज द हीटिंग, लेस इज द करंट लेस इज द हीटिंग पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जितनी ज्यादा करंट कंडक्टर से पास होगी उतना ज्यादा हीटिंग होगा, और जितनी करंट कम पास होगी उतना कम हीटिंग होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। सेकंड है बच्चों H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R मीन्स रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, किस कंडक्टर का, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है। ठीक है, थर्ड है T टाइम, कौन सा टाइम, यानी जितनी देर तक करंट पास हो रही है, जितनी देर तक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है उस कंडक्टर से अगर उस टाइम को इंक्रीज कर दिया जाए तो ऑब्वियसली हीटिंग ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो इन तीनों को अगर हम इस तरह से अगर कंक्लूड कर दें तो ये क्या आता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो ये कंक्लूडेड फॉर्मूला है इसको जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है। बेटे क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो ये तो था बच्चों हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या उसका कॉज है, और उसका जो है एक्सपेरिमेंटल जो है यानी उसका जो डेरिवेशन है वो क्या है, यानी किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही उसको डिस्कस कर दिया कि आपके अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में ऐसा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फैन में ऐसा हो जाता है, बहुत सारी जो है मशीनों में ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो कई जगह ये डिजायरेबल है, मीन्स हमारे लिए एडवांटेजियस है, और कई जगह ये डिसएडवांटेजियस है। ठीक है, तो ये तो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं और वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, और फिर इसके लिए हम एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो हमने कहा कि कोई भी कंडक्टर हो जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो वो कंडक्टर उस इलेक्ट्रिक करंट को जो है एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी उस कंडक्टर का एक अपना रेजिस्टेंस होता है जो करंट को स्मूथली फ्लो नहीं होने देता है। तो इट मीन्स क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट से पास होती है तो उसको जो है कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। ऑब्वियस है, एक एंड से जब दूसरे एंड तक जाएगी, एक पूरे कंप्लीट साइकिल में इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगी तो दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज टू डू सम वर्क। ठीक है, तो उसको जितना वर्क करना पड़ता है, टोटल वर्क जो उसको करना पड़ता है बेटे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने बात की कि ये क्या है, एक कंडक्टर है
और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या कर दिया बच्चों, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट जैसे ही इसमें पास होगी पूरे सर्किट में, तो इस सर्किट में करंट को पास होने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? अरे जो ये पूरा सर्किट, ये पूरा जो सिस्टम है, वायरिंग है, कंडक्टर है, जो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब एक ऑब्स्टेकल बीच में खड़ा करेगी, ठीक है। ये पूरा एक सर्किट का जो एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अगेंस्ट इस करंट को टोटल कितना वर्क डन करना पड़ता है बेटे, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? टोटल amount of work done by the the total amount of work done by the electric current is defined as the electrical energy, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बेटे ये ओके तो बच्चे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो है एक्सप्रेशन जो है ड्राइव कर रहे हैं। तो हमने देखो ये कहा कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में यानी जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करो हमने V अप्लाई कर दिया, I जो है इस कंडक्टर से जो है पास होने वाली करंट है, Q चार्ज है जो इस कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड को पास हो रहा है, और T जो है वो टाइम है जिस टाइम में जो है ये टोटल चार्ज इस कंडक्टर से पास होता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट what we can write I equal to Q over में T, यानी कि the amount of charge flowing through a conductor, current is defined as the amount of charge flowing through the conductor in unit time T, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है implies that Q equal to I multiply by T, ठीक है ना। बट हमें क्या करना है, what we have to calculate electrical energy, and electrical energy I have told you that is the total amount of work done which a current does while passing through an electric circuit, ठीक है ना। तो it means work done by the इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपको V पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, Q टोटल चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो वर्क डन जो है क्या हो जाएगा, V इंटू Q। कहाँ से है बच्चे ये? V इक्वल टू होता है W ओवर में Q से, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू क्या है, V इक्वल टू आई टी, यानी एक तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला, ये हो गया, ठीक है ना, कि इन टर्म्स ऑफ V, I एंड T। क्या इसको हम बाकी टर्म्स में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। V को आप ओम्स लॉ से IR लिख सकते हैं, तो W इक्वल टू हो जाएगा IR, यानी इसके प्लेस में हमने IR लिख दिया, तो I और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT, ये हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, V के प्लेस में हमने क्या लिख दिया, यहाँ V इक्वल टू क्या है, IR, तो यानी V इक्वल टू IR हुआ, तो I स्क्वायर यानी I इंटू I स्क्वायर RT हो गया, ठीक है। ये दूसरा इसका दूसरे इस टर्म्स में हमने लिख दिया। अब क्या है देखिए कि इट मीन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई वो लिखा जा सकता है W इक्वल टू H, क्योंकि ये H के इक्वल भी होता है, तो V I T इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया बेटे, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि द वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट और कॉमर्शियल यूनिट की। ओके, इसकी एसआई यूनिट लिखनी हमने तो बटे आपको बोला कि W इक्वल टू वी आई टी होता है, तो चलिए लिखते हैं इसके लिए। इसकी होती है V की वोल्ट, ओके, I की होती है एम्पियर, तो ये हो गया एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, टाइम की होती है सेकेंड। ठीक है, क्या यही जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है? तो चलिए इसको आगे भी हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वोल्ट एम्पियर को हम लिख सकते हैं बेटे वाट। कहाँ से लिख सकते हैं अभी समझाता हूँ मैं ये। और वाट सेकंड को लिख सकते हैं हम जूल, यानी कि ये जूल इसकी एसआई यूनिट होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको अभी हम पावर जब पढ़ेंगे तब इसको पढ़ाऊंगा मैं। V इंटू आई, V इंटू आई होता है, V की होती है वोल्ट, A की I की होती है एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर को हमने लिख दिया वाट, क्योंकि पावर की यूनिट होती है वाट। अब यहाँ पर देखिए दूसरा P इज इक्वल टू होता है W ओवर में T। ठीक है ना, तो यहाँ से देखेंगे तो P इंटू टी इक्वल टू हो गया W। P पावर की होती है वाट, यानी यहाँ पर हमने इसको लिख दिया वाट, और ये लिख दिया हमने सेकेंड, तो वाट सेकेंड, और इसकी यूनिट होगी जूल, तो वाट सेकेंड को हम लिख सकते हैं जूल। इट मीन्स जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल, कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी एनर्जी हो, उसकी एसआई यूनिट एक और एक ही होती है, और वो होती है बेटे जूल। ठीक है ना, तो बाकी एमकेएस में यूनिट्स अलग हो सकती है। एमकेएस में किसी की कैलोरी हो सकती है, किसी की जो है जूल हो सकती है। ठीक है ना, बट जो है अगर हम एसआई यूनिट की, एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो हर एनर्जी की जो है एक ही यूनिट होती है, और वो होती है जूल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी कॉमर्शियल यूनिट की। किसकी बात करते हैं? कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल यूनिट अगर आप देखेंगे बच्चों की, इलेक्ट्रिक जो बिल आपके घरों में आता है, उस इलेक्ट्रिक बिल को अगर आप रीड करेंगे तो उसमें आपको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या मिल जाएगी? किलोवाट आवर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चों? किलोवाट आवर, यानी कि KWH इसकी कॉमर्शियल यूनिट होगी। अब बात करेंगे कि एक KWH किसके इक्वल होता है? 1 KWH किसके इक्वल होता है? ठीक है, तो ये 1 KWH किसके इक्वल होता है बेटे? कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसकी क्या होती है, जिसकी पावर 1 किलोवाट हो, जिसकी पावर क्या हो? 1 किलोवाट हो, और उसको कंटिन्यूसली 1 आवर तक यूज करें, तो उसके द्वारा जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजप्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 KWH, किसके इक्वल? 1 किलोवाट आवर के इक्वल। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको लिखा जा सकता है क्या कि इफ an electrical if an electrical appliance of power 1 kilowatt is used to 1 hour continuously, then energy consumed by it is equal to 1 kWh, यानी ये 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन होगी कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, अगर उसको जो है कॉन्टिन्यूसली 1 आवर तक, किस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को? जिसकी पावर कितनी हो? 1 किलोवाट हो, और उसको कंटिन्यूसली 1 आवर तक यूज किया जाए,
तो उसके द्वारा जो टोटल एनर्जी कंजप्शन होगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में बच्चों होते हैं 1000 वाट, तो इसका हमने बना दिया 1000 वाट, और आर को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड यानी कि 1 आवर में सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है ना। तो यानी कि 1 किलोवाट आवर हो गया 1000 वाट, और ये हो गया आपका 3600 सेकेंड्स, ये इसको लिख दिया मैंने वाट सेकंड, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है बेटे 3 6 1 2 3 4 5, कितना जीरो हो गया टोटल, 5 जीरो हो गया, तो ये हो गया वाट सेकेंड यानी वाट सेकेंड। ओके, अब इसका पॉइंट यहाँ जो है डेसिमल इसका यहाँ अंडरस्टूड, यहाँ इसका डेसिमल यहाँ अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अगर इस डेसिमल को हम ठीक उठा के यहाँ ले आए यानी 3.6 लिख दें तो कितने आगे ले आए हम, 1 2 3 4 5 6 यानी 10 की पावर उतनी रेज कर दो, प्लस में रेज कर दो, और ये वाट सेकंड को हम लिख सकते हैं जूल, ये अभी मैंने पहले आपको समझाया था। तो 1 किलोवाट आवर जो है बच्चों कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये तो थी बेटे किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट और उसकी कॉमर्शियल यूनिट, और 1 किलोवाट आवर और जूल में रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करेंगे। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करेंगे। देखो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से पास होती है तो इलेक्ट्रिक करंट हैज़ टू डू सम वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, ठीक है। तो वो सर्किट जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा उसके अगेंस्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट को कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वो जो टोटल वर्क डन होता है बच्चे, उस टोटल वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर, अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है जब इलेक्ट्रिक सर्किट से पास होती है तो उसे किस रेट से, मीन्स किसी भी सर्किट से जब पास होती है तो वो इलेक्ट्रिकल मतलब कितना इलेक्ट्रिकल वर्क करता है पर यूनिट टाइम, कि वो किस रेट से वर्क डन कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर is the work done by the electric current per unit time, ओके। तो पावर यानी पावर को लिख सकते हैं हम वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो क्या इसको हम आगे लिख सकते हैं, या एक तो ये भी जो है पावर को हम इस फॉर्म में भी जो है इसका यूज किया जा सकता है कि अगर वर्क डन दिया हो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन दिया हो, टाइम दिया हो, तो पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो है W, क्या इसको V इंटू क्यू के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल जी लिख सकते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाओ तो V और Q को लिखा जा सकता है I इंटू टी लिखा जा सकता है। T कहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो T से T कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका P इक्वल टू V इंटू I। तो ये भी जो है एक दूसरा एक्सप्रेशन हो गया पावर का, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ V एंड I, ठीक है। तो यही मैं उसकी बात कर रहा था जब मैं कह रहा था कि वोल्ट इंटू एम्पियर को हम वाट लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट होगी वोल्ट और इसकी यूनिट होगी एम्पियर, ठीक है ना। अच्छा, अब पावर को क्या हम और टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल। V को आप ओम्स लॉ से IR लिख सकते हैं, तो IR और इंटू I, ठीक है ना। क्यों, V इक्वल टू होता है IR, तो ये लिखा जा सकता है V इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये भी जो एक
क्या हो गया, पावर का एक और एक्सप्रेशन आपके सामने है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इन टर्म्स ऑफ V एंड I भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब I को चेंज कर दो, क्योंकि I इक्वल टू V बाई में R होता है, कहाँ से, ओम्स लॉ से। तो I की ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो V बाई में R, इसका स्क्वायर और इंटू R हो गया, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई में R स्क्वायर इंटू R, R से R कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई में R हो गया। अब दो बातें मैंने आपसे करनी, एक तो ये जो पावर का फॉर्मूला है, ये अक्सर आप पावर को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। अगर मान लो 2 या 3 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं और आपको वहाँ पे पावर फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि कौन सा, सॉरी ये वाला फॉर्मूला आप सीरीज के लिए यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है सीरीज में, है ना। ये पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर रखा है। दूसरा कि अगर 2 या 2 से 2 एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और आपको पावर कैलकुलेट करनी है, तो ये पैरेलल के लिए आप यूज करेंगे, क्योंकि पैरेलल में V सेम होता है। और ये किसके लिए यूज करना है, मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये आपका था पावर, इलेक्ट्रिक पावर और उसके डिफरेंट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट की। SI यूनिट ऑफ पावर, तो क्या हो गया, यहां से देखिए W की क्या होती है, वर्क डन की जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड को लिखा जाता है बेटे वॉट, और इसको डिनोट करते हैं W से, ठीक है ना। तो ये हो गई किसकी, पावर की SI यूनिट। बाकी क्या पावर की और भी यूनिट होती है, बिल्कुल होती है, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जैसे हम बोलते हैं ना कि कई बार आपने सुना होगा कि भाई इस मोटर की पावर जो इतनी हॉर्स पावर है, यानी कि ये इतनी हॉर्स पावर की है, ये इतनी हॉर्स पावर की है। जब हम लार्जर स्केल पे हम क्या करते हैं कि लार्जर स्केल पे जब पावर की ऐसा यूनिट्स की बात की जाती है, तो वहाँ पर वाट के प्लेस में हॉर्स पावर का यूज किया जाता है, और ये होता है 746 वाट के इक्वल। यानी 1 हॉर्स पावर जो होती है वो किसके इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो था बच्चों पावर के ऊपर। अब एक लास्ट आपने देखा होगा, कई बार जब आप मार्केट में जाते हैं और कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस परचेज करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर रेटिंग लिखा होता है, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर रेटिंग लिखा होता है। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर क्या लिखी होती है, रेटिंग लिखी होती है, ठीक है ना। तो इस रेटिंग का क्या मीनिंग है बच्चों, इस रेटिंग का मीनिंग है कि कोई भी डिवाइस जो है क्या होता है कि कितनी वोल्टेज पे आपको कितनी पावर दे सकता है, यानी कितनी पावर वो मैक्सिमम डिलीवर कर सकता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि 220V और कुछ ऐसा लिखा रहता है, ये ठीक है, इस तरह से। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि वो इलेक्ट्रिक डिवाइस 220 वोल्टेज पे जो है सेफली काम कर सकती है, यानी इतना वोल्टेज अगर उसको मिल भी जाए या यहां तक वो सेफली काम कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा इसका मीनिंग है कि वो इतनी पावर इतनी वोल्टेज पर डिलीवर करेगा। तो इसका मीनिंग है कि ये तो हो गया वोल्टेज और ये हो गया वॉटेज, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर ऐसा उस पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर उसको 220 वोल्ट की सप्लाई मिल जाए तो मैक्सिमम कितनी पावर को डिलीवर कर लेगा, 40 वाट की पावर को डिलीवर कर लेगा। इट मींस 40 जूल पर सेकेंड वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर सकता है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की रेटिंग का मीनिंग होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो था बेटे ओवरऑल जो है आज ये चैप्टर जो है वाइंड अप हो गया है। तो मैंने देखो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किए हैं कि आप बच्चों को जो भी कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड था तो वो मेरी वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। और दूसरा बच्चों ये होता है कि देखिए कि हर कोई एफर्ट्स करता है, कि केवल मैं ही नहीं एफर्ट्स कर रहा हूँ, कि हर किसी का एफर्ट्स ये होता है कि उसके बच्चे जो भी उस वीडियो को देखते हैं तो उनको जो है
कोई भी ऐसा डाउट ना रह जाए या कोई भी ऐसे उनको जो है ट्रबल ना आए, ताकि उनको कॉन्सेप्ट समझने में कोई डिफिकल्टी हो। तो देखो अपनी तरफ से ये मेरा बेस्ट एफर्ट्स था। अब बात आती है बच्चों आपकी तरफ से। अब आप बच्चों ने एक तो ये क्या करना है कि वीडियोस को आप जब देखते हैं तो बच्चों आपकी तरफ से एक थोड़ा सा जो है एक मतलब जो मेरी तरफ एक जो है एक ग्रेटिट्यूड बनता है, वो ये बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जहां तक हो उसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।